हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली हम दो शेड्यूल को पढ़ते हैं, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल जिसके अंदर 10 स्टेट आते हैं, ऐसे सिक्स्थ शेड्यूल जिसके अंतर्गत 10 एरियाज आते हैं जो कि पर्टिकुलर 4 स्टेट में बटे हुए हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कहाँ पे, जहाँ से ये क्वेश्चन तो आपके यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस बीपीएससी जितने प्रकार के पीसीएस हैं वहाँ पे अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है। तो इन सब टॉपिक से भी वो क्वेश्चन अंदर घुस घुस के बना रहे हैं, तो इस हिसाब से समझो। जैसे अभी आप लोगों ने पेट का या कुछ लोगों ने इस टाइप के एग्जाम्स दिए होंगे, देखो उसमें जीएस का लेवल क्या है। तो अगले कुछ टाइम में आरओ यूपी पीसीएस का, उसके साथ में एमपी पीएससी का और यूपीएससी का एग्ज़ाम है। तो आप लोग इन जो एक प्रकार से बोलें कि ये सब शेड्यूल एरियाज में आते हैं जिनको नॉर्मली स्टूडेंट छोड़ देता है, सोचता है कि यहाँ से क्वेश्चन उतने नहीं बनने वाले हैं, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इसमें हम लोग यहाँ के प्रशासन की बात करेंगे, उसके साथ में प्रशासन के अंतर्गत ही हम लोग देखेंगे कि इस क्षेत्र कैसे घोषित किया जाता है। उसके साथ सलाहकार परिषद से क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर पूछते हैं कार्यकारी शक्ति का क्या वो है, यहाँ पे विधि का आयोग का गठन कैसे होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो टू दी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे एरियाज को हम लोग कवर करेंगे। सेम इसी तरह सिक्स्थ शेड्यूल को देखेंगे। और एक चीज़ आप लोग पढ़ते हैं जैसे स्वशासी राज्य का, ठीक है, ऑटोनॉमस स्टेट का। तो ये जैसे सिर्फ अगर अपने इंडिया में देखेंगे सिर्फ असम में लागू है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि ये कब लागू हुआ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसे हैं जो अदर स्टेट से अलग हैं, यहाँ पे लॉज एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कैसे चलता है, तो हम लोग उसको देखेंगे। अब एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने एक जो अपने गवर्नमेंट का जो एक लेवल होता है, जैसे सबसे नीचे हम लोगों ने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट का, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट देखा पार्ट 5 पार्ट 6 में, उसके बाद पार्ट 7 तो हट गया था। देखेंगे स्टेट और यूटी में इतना डिफरेंस नहीं है, तो हम लोगों ने स्टेट के साथ में यूटी कवर किया। और उसके बाद हम लोगों ने आए लोकल गवर्नमेंट में, तो या बोले तीसरे लेवल की जो हमारी सरकार है पंचायती राज में। फिर हम लोगों ने म्यूनिसिपैलिटी को देखा, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम लोगों का अभी तक 9 पार्ट तक हो गया है। तो ये है पार्ट 10 में 10 शेड्यूल एरियाज की बात करता है, उसके अंतर्गत जो ट्राइबल लोग रह रहे हैं उनके बारे में बात करता है। तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले फिफ्थ शेड्यूल की बात करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने जो अपना पहला लेक्चर किया था उसमें सारे शेड्यूल को हम लोगों ने अच्छे से याद किया था कि उसको याद कैसे करना है। जैसे फिफ्थ है, फिफ्थ शेड्यूल को इसमें जो है 5 दूनी 10 चीज़ें हैं, 10 स्टेट ये कवर करता है। 5 कितने को कवर करता है, 10 स्टेट को। जैसे 6 है, 6 को उल्टा कर दो 4 की तरह दिखेगा, तो ये सिर्फ 4 स्टेट की बात करता है। हमेशा कन्फ्यूजन फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में होता है, तो 6 को याद रखो, 6 को उल्टा करो, किसकी तरह है, 4 की तरह, वो 4 स्टेट में होगा। ठीक, तो अभी उसको देखते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है। अगर पूरा देखेंगे शेड्यूल एरियाज की और ट्राइबल एरियाज, ये हमारे आर्टिकल 244 में है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने 243 तक आर्टिकल कवर भी कर लिया है। तो आर्टिकल जो 244 है, 244(1) में ये फिफ्थ शेड्यूल के बारे में जिक्र मिलता है। और ये हमारी टोटल 10 स्टेट में है। ये तो पूछेगा नहीं कि ये कौन कौन से स्टेट में है, लेकिन बस वैसे नॉर्मली मैं बता दे रहा। जैसे हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर, मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। फिर बिहार नहीं है, बिहार से जो अलग हुआ झारखंड, वो हो गया। फिर उसके जस्ट बगल में आओ, यहाँ पे आपको राजस्थान मिलेगा। उसके नीचे आओ गुजरात मिलेगा, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। फिर नीचे से आप चले जाओ आंध्र प्रदेश को ले लो, तेलंगाना ले लो, ओडिशा ले लो। ठीक है, ये 10 स्टेट हो गए जो कि आपके इसमें आते हैं फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत। अब देखते हैं कि इस शेड्यूल में बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको हो सकता है कि कुछ लोग पहली बार ये वीडियो या पहली बार पढ़ ही रहे हों। तो सिंपल से ये है कि इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि जो जनजातियाँ हमारी रह रही हैं, जो देखें कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनके पिछड़ने के तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे आप लोग अगर इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते होंगे तो उसमें आता है कि नॉर्थ ईस्ट या फिर उनके पिछड़ने का कारण क्या है। सेम वही कारण जो ट्राइबल लोग हैं, कुछ भौगोलिक कारण है, ठीक है। फिर उसके साथ में आर्थिक कारण है, ऐतिहासिक कारण में भी जाएंगे, ब्रिटिश टाइम पे भी उनके ऊपर इतना अत्याचार होता है। और वो है ना कि अपनी सिर्फ जल जंगल ज़मीन से प्यार करते हैं, अपने नेचर से प्यार करते हैं। तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा इंडस्ट्री, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डेवलप नहीं हो पाया जिससे वो आम लोगों से जुड़ सके, आम लोगों के साथ में घुल मिल सके। तो उनकी अपनी एक रीत है, रीत रिवाज परंपरा उनकी है। तो उन्हीं लोगों को
अब अगर उनका अपना रीति रिवाज देखेंगे, वहाँ पे शादी का अलग है, जैसे आप जौनसारी ट्राइब पढ़ते हैं, उसके साथ हम टोडा ट्राइब पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुपति विवाह का या समथिंग इस प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं कि जो अपने से थोड़ा सा डिफरेंट है। अपने से डिफरेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि वो हमसे अलग है, बस वो कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसी रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को जो वो उनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो हम इन्हीं के बारे में देखते हैं। ये अगर देखेंगे जो हमारा इंडिया है, इंडिया के लगभग 11.3% की लैंड ये अपने आप में कवर करते हैं। और जैसे कि अगर 2011 की सेंसस की बात करें तो उसके थ्रू ये 8.6 टोटल पॉपुलेशन ये कवर करते हैं इंडिया का, ठीक। तो इन्हीं के बारे में, तो यहाँ पे प्रशासन कैसे होगा, तो इन सब के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। तो अभी ये कंफर्म हो, ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर हम इनको शेड्यूल क्यों बोल रहे हैं ऐसे एरियाज को, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ की, अगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं जिनको नोटिफाई करके कैसे जाना जाएगा कि इस राज्य में कौन सा इनके लिए है, तो उसको जो घोषित करने का काम करते हैं वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन फंसाएगा वो ये फंसाएगा, प्रेसिडेंट तो घोषित कर दिए, लेकिन अगर उसके नाम में कुछ परिवर्तन करना है, उस एरियाज को बढ़ाना है या घटाना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ पे गवर्नर, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है गवर्नर से सलाह लेके करेंगे। तो घोषित कौन करेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन अगर उसके नाम में कुछ भी करना है, नाम में, सीमा कोई लड़की नहीं, सीमा मतलब वहाँ की बाउंड्री में अगर कोई चेंज करना है तो नहीं, तो कुछ लोग अभी सीमा समझ लें वो सचिन वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है। सीमा का मतलब है कि अगर सीमा बाउंड्री अगर उसकी कम ज़्यादा की जा रही है तो वो वहाँ से है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर प्रेसिडेंट अगर कुछ करेगा तो गवर्नर की परमिशन लेना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं कि अगर ये देखते हैं कि जैसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, क्या यहाँ पे केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, क्या इसके ऊपर जो है राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार है कि नहीं है, यानी कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है, जो एग्जीक्यूटिव पावर है, उसके अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, ठीक है। यानी कि राज्य की जो अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पे अपना काम कर सकते कि नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है हाँ, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है या फिर जो एग्जीक्यूटिव की जो उनकी अथॉरिटी है वो वहाँ पे लागू होगा। और इसके साथ में केंद्र भी ऐसे राज्यों को निर्देश भी दे सकता है, ये भी कहाँ पे आएगा? उसके एग्जीक्यूटिव पावर में आएगा, ठीक है। तो आपके एग्जाम में दे देगा क्या ये लेजिस्लेटिव में आएगा या एग्जीक्यूटिव में, तो किस में आएगा? एग्जीक्यूटिव में आएगा, ठीक है। तो ये राज्य की कार्यपालिका जो कार्यकारी शक्ति है उसके अंतर्गत आता है, केंद्र भी निर्देश दे सकता है, ठीक। तो उसके बाद बात करते हैं, लेकिन ऐसे एरियाज की वहाँ पे जैसे गवर्नर होता है, गवर्नर हमने क्या पढ़ा था, वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, ठीक है। आप लोग आर्टिकल बताइएगा, गवर्नर के पास में जो है एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, वो कौन से आर्टिकल में हम लोगों ने पढ़ा था गवर्नर वाले चैप्टर में, ठीक है। और ये नहीं है कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका रिप्लाई देना है, उससे चीज़ें आपको अगर 2 सेकंड में आप रिकॉल कर लेते हैं, एग्जाम में आपको रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप टिक मारोगे, ठीक है। तो गवर्नर वार्षिक रिपोर्ट देता है किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो इसको याद रखना। यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन बना देगा क्या लेजिस्लेटिव असेंबली को देता है, तो गलत है। बात करते हैं कि जो जनजातियाँ हैं तो उसके लिए एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, कहाँ पे? शेड्यूल एरियाज में। किसके लिए? जो एसटी हैं उनके वेलफेयर के लिए। अगर देखते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स हैं? 20 मेंबर्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अब अगर देखेंगे कि जहाँ पे शेड्यूल एरियाज नहीं हैं लेकिन वहाँ पे जनजातियाँ रह रही हैं, वहाँ के लिए भी अगर चाहे तो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है एसटी या जनजातियों के वेलफेयर के लिए। ये अपने माइंड में रखिएगा, कहीं ये माइंड बनाया कि नहीं हमने तो शेड्यूल एरियाज वाले में तो पढ़ा था, ये तो सिर्फ जनजातियों के बारे में बात करता है, तो सिर्फ ये शेड्यूल एरियाज के बारे में बात करते हैं, नहीं। अगर जहाँ पे शेड्यूल एरियाज के अंतर्गत जो स्टेट नहीं आते हैं, यानी कि इन स्टेट के बाहर का अगर कोई स्टेट है, वहाँ पे अगर ट्राइबल कम्युनिटी है तो वहाँ के वेलफेयर के लिए भी जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो 20 मेंबर्स हैं, इसमें से जो 3/4 मेंबर्स हैं वो कौन होंगे? जो लेजिस्लेटिव असेंबली में एसटी के प्रतिनिधि हैं वो होंगे, तो इसको याद रखिएगा, ठीक।
अब इसके बाद बात करते हैं जो विधि है, तो विधि को लेके गवर्नर के पास में स्पेशल पावर है। ये चाहे तो जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनकी किसी भी विधि को यहाँ पे समाप्त भी कर सकता है या फिर उसको संशोधित कर सकता है। ये पावर किसके पास है? गवर्नर के। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो आप लोगों के मन में रहे प्रेसिडेंट इसको हटाएगा या समथिंग। लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे कि जो गवर्नर हैं वो प्रेसिडेंट से परमिशन लेना मैंडेटरी है। तो ये चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। गवर्नर किसी विधि को चाहे तो उस एरियाज के ऊपर जो शेड्यूल एरिया है इन 10 राज्यों में, वहाँ पे वो लागू कर सकता है, ठीक। या फिर अगर उसको समाप्त करना है, संशोधित करना है, तो किससे परमिशन लेगा? प्रेसिडेंट से। बस इतना याद रखना, ठीक। अब बात करते हैं आयोग के गठन का। यहाँ पे जो जनजातियाँ रह रही हैं इनके कल्याण के लिए आयोग के गठन का भी प्रोविज़न है। तो आयोग का गठन कौन करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक। अभी तक 2 आयोग का गठन हुआ है। पहला आयोग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानते रहिए कि घेवर के नेतृत्व में हुआ था। इसके जो चेयरमैन थे घेवर थे, धेवर करके हैं, धेवर। और दूसरा है दिलीप। ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो भोरिया कमेटी है, सिर्फ भोरिया करके आता है, ठीक है। या फिर अगर पूरा आएगा दिलीप सिंह भोरिया, तो आप लोग भोरिया कमेटी किसके लिए है? वो है 5th शेड्यूल के लिए, यानी कि जनजातियों के कल्याण के लिए। ये अपने माइंड में रखिएगा। कब गठित होता है ये होता है 2002 में, और ये अपनी रिपोर्ट 2004 में देता है। ये इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखिएगा इसका गठन कब होता है? 2002 में। दिलीप सिंह भोरिया कमेटी किससे रिलेटेड है? ट्राइबल के वेलफेयर से, 5th शेड्यूल, याद रखना, ठीक। अब इसके बाद अगर इसमें सिर्फ जो आपको याद रखना है, कितने एरियाज में है? 10 एरियाज में। यहाँ पे जो स्पेशल पावर है वो प्रेसिडेंट को है। यहाँ पे स्पेशल पावर 6th शेड्यूल के लिए गवर्नर को मिल जाता है। और ये बस जो 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल से इसके पास में थोड़ा सा ज़्यादा ऑटोनॉमी है। मतलब ये थोड़ा समझो कि इसके पास में पावर थोड़ा ज़्यादा है अपने एरियाज के लिए, रेगुलेशन के लिए, ठीक। तो इसमें पावर किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास में ज़्यादा पावर है और गवर्नर उनसे हो। और दूसरा, मेंबर्स कितने हैं? 20 मेंबर्स। 3/4 मेंबर्स कहाँ से होंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली में, जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको मतलब आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना है। या तो जैसे कि वही चीज़ बार बार बोलना नहीं होता है, आपके एग्ज़ाम में सिलेबस में जो चीज़ है उनको टू दी पॉइंट आप लोग कवर करके जाओ। ये मत देखो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से नहीं बनता है, आप ये नहीं जानते हो। नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखना है, 2-4 नंबर से हर बार रुकेगा, फिर आप अपने उस पर देखो। अब बात करते हैं 6th शेड्यूल की। ये जो है आर्टिकल 244(2) में इसका जिक्र आता है। ये कितने स्टेट में है? 4 स्टेट में। 4 स्टेट को, जैसे मैंने बोला, जो 6th है, 6th को उल्टा करोगे ये कैसे दिख रहा है? 4 की तरह। तो 6th शेड्यूल में कितने स्टेट आते हैं? 4 स्टेट। 4 स्टेट कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसको याद करने का है एस मेरा मित्र, ठीक है। एस मेरा मित्र कहाँ रहता है? इस एरियाज में। मतलब ये बस याद करने के लिए है, बाकी इससे जो है कोई वो मत लेना, ठीक। तो एस मेरा मित्र, तो इससे जो है इसको आप लोग रिलेट करके इसको बस देख लेना। तो 6th को उल्टा किए 4, कहाँ, किस स्टेट की बात करता है? एस मेरे मित्र के स्टेट की बात करता है, ठीक। अब बात करते हैं प्रशासन की। अगर बात करें तो यहाँ पे स्वशासी जिला अगर देखेंगे कि ये जो है सेम, जैसे ये स्टेट की एग्जीक्यूटिव जो पावर है वहाँ पे लागू हो रही है, सेम यहाँ पे भी है। ये भी स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके अंतर्गत भी ये भी आता है, जो ऑटोनॉमस जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। अब यहाँ भी बात करते हैं टोटल ये कितने स्टेट में फैला हुआ है? 4 स्टेट में है। उसके अंतर्गत 10 एरियाज वहाँ पे भी आते हैं। वो 10 एरियाज देखेंगे, याद करने की नीड नहीं है, बस मैं उसको थोड़ा सा बता ही दे रहा हूँ। जैसे मेघालय देखेंगे, मेघालय की 3 ट्राइब्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, गारो, खासी, जैंतिया। आप इसको जो है क्लाइमेट में भी पढ़ते हैं। गारो, खासी, जैंतिया क्या है? पहाड़ी है, ठीक। और वहाँ पे देखते हैं कि जब अगर क्लाइमेट से पढ़ते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है, ठीक। क्यों? क्योंकि वो कीप के आकार की होती है। ये क्वेश्चन PCS में, UPSC में कई बार ये चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। तो गारो, खासी, जैंतिया ये 3 क्षेत्र कहाँ पे? मेघालय में। त्रिपुरा में एक ही है, त्रिपुरा जनजाति डिस्ट्रिक्ट स्वशासी जिला करके है। और अगर असम में देखेंगे, असम में भी 3 है। कौन कौन? एक अगर वहाँ पे देखेंगे असम में आता है, एक बोडोलैंड का आता है, उसके साथ में कार्बी आंगलोंग का आता है,
और एक वहाँ पे है उत्तरी कछार करके है, वो वाला रीजन आता है। तो यही जो है इसके अंतर्गत यही सब एरिया जाते हैं। और उसमें एक बचा मिजोरम का। मिजोरम में जैसे एक चकमा, आप लोग ट्राइब पढ़ते हैं ना, चकमा, तो चकमा, मारा, लाई। तो जैसे लाई है, लाई, लाई को मारना बोलते हैं। जैसे आप कहीं खा रहे हो ना, तो उसको मारना भी बोलते हैं, सारा मार लियो, ठीक है, ऐसे अवधि में बोलते हैं। तो चकमा, मारा, लाई, तो ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो याद नहीं रखने की नीड है क्योंकि वो आएगा नहीं, बस आप लोग 4 स्टेट याद रखिएगा वो कौन कौन से हैं। अब इसके बाद बात करते हैं स्वशासी जिला। ये मतलब कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत आता है। क्षेत्र घोषित करने की बात है तो गवर्नर इसको घोषित करता है, इसको स्थापित भी करेगा, इसको बदल भी सकता है। ये पावर किसके पास में है? गवर्नर के। जैसा कि मैंने बोला, गवर्नर के पास में स्पेशल पावर्स हैं इसको लेके 6th शेड्यूल को। अब बात करते हैं यहाँ पे जिला परिषद। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे 20 मेंबर्स हैं, यहाँ पे 30 मेंबर्स हैं, ओके। जैसे 5 पहले आता है तो 5 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5, जैसे 5 है तो 5 20, कुछ भी अपना बना सकते हो। इतना हर एक जगह ट्रिक घुसाने की नीड नहीं है कि अगर ट्रिक अगर नहीं बन रही तो भी पड़े हुए हो। इसको माइंड में रखो। 20 किस में है? 5th शेड्यूल में। 30 किस में है? 6th शेड्यूल में। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो 30 मेंबर्स हैं, 4 नॉमिनेटेड होंगे। कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर। ये जो है गवर्नर के प्लेजर पे रहते भी हैं, यानी गवर्नर के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। और जो 26 मेंबर हैं ये वोटिंग के थ्रू आते हैं, वही वयस्क मताधिकार के आधार पर। वो जो है जो आएंगे कितने साल तक रह सकते हैं? जनरली 5 ईयर तक रह सकते हैं। लेकिन अगर उसके पहले जो जिला परिषद है इसका विघटन होता है तो ये पहले ही हट जाएंगे। अब उनका विघटन कैसे होता है वो हम लोग आगे देखेंगे कि गवर्नर जो है, जो इनके लिए आयोग गठित किया जाता है, ये दोनों अपना सलाह मशवरा करके इसको जो है विघटन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये जो है गवर्नर के प्लेजर पे रहते हैं। 4 नॉमिनेटेड, 26 बाई वोटिंग आते हैं। ये गवर्नर के प्लेजर पे रहेंगे। 26 का 5 ईयर रहेगा। अब इनके पास में जो काम रहते हैं वो जो है, जैसे ये सामाजिक मामले हो गए, जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, तो इन सब मामलों के लिए जो है अपनी खुद की ये विधि बना सकते हैं, ठीक। रेवेन्यू का कलेक्शन कर सकते हैं। जो रेवेन्यू वहाँ पे है, रेवेन्यू का कलेक्शन के लिए वो कर सकते हैं, ठीक। छोटे मोटे मामलों में अपना खुद का कानून बना सकते हैं। विधि बनाएंगे, लेकिन जो भी विधि बनाएंगे उसको जो है गवर्नर से स्वीकृति लेना मैंडेटरी है। तो किससे स्वीकृति लेंगे? गवर्नर से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग ग्राम परिषद की, जिसे न्यायालय के रूप में भी वो करते हैं, ग्राम परिषद या ग्राम न्यायालय, ठीक। ग्राम परिषद की बात करें तो ये जो है किसी मामले की सुनवाई कर सकता है, उस मामले की अपील भी कर सकता है। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट का कितना क्षेत्र आएगा इसका निर्धारण कौन करता है? गवर्नर करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं जो पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव है, उसकी लॉज को सेम टू सेम लागू नहीं कर दिया जाए। जैसे मैंने बोला कि इनकी अपनी सामाजिक, आर्थिक, वहाँ की दशाएं, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति, ये सब डिफरेंट है। तो जो यहाँ जैसे दिल्ली, बनारस या यूपी, मतलब इन सब चीज़ों के लिए जो चीज़ें लागू हो रही हैं वो सेम चीज़ें उन पे लागू नहीं की जाएंगी, कुछ ना कुछ चेंज के साथ में उस पर लागू की जाएंगी। अब बात करते हैं आयोग के गठन का। बात करें तो यहाँ पे आयोग का गठन कौन करता है? गवर्नर। 5th शेड्यूल के लिए आयोग का गठन कौन करता है? वो प्रेसिडेंट। आयोग का काम क्या है? जनजातियों के वेलफेयर के लिए रिकमेंडेशन देता रहना कि कैसे क्या चीज़ें किया जाए कि जिससे वो जो है जो मेन स्ट्रीम है उसमें वो शामिल होते जाएं। अब बात करते हैं कि आयोग का गठन कौन करेगा? गवर्नर। और गवर्नर को जो है, गवर्नर अगर कोई जो है आयोग से सिफारिश लेके, जो ये ऑटोनॉमस काउंसिल है, इसका विघटन भी कर सकती है। ये भी याद रखना, किसी एग्जाम में ये पूछ लिया गया था। अब बात करते हैं स्वशासी राज्य के। स्वशासी राज्य ऑटोनॉमस जो स्टेट है, इसकी अगर इसको देखेंगे किसी स्टेट में है तो असम का, तो ओनली असम के लिए ये स्वशासी राज्य की संकल्पना है। और ये आया कब था? 22nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था। शायद ये आया था 1969 के आसपास। आप इसको थोड़ा सा कमेंट करके देखना कि 1966 से 1969, थोड़ा डेट में कन्फ्यूजन है। तो 22वां अमेंडमेंट कब आया था? वो 1966 या 1969 में आया था। आप लोग चेक करके कमेंट कर देना। अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 244A है।
और ये जो है अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर जो ये बनता कैसे है, जैसे स्वशासी राज्य की बात अभी बिहार भी उठा रहा है, काफ़ी टाइम से उठा रहा है कि मुझको भी ये दर्जा मिले। अब ये जो है पार्लियामेंट ही इसको बनाती है, स्टेट के पास में इसके लिए कोई पावर नहीं है। पार्लियामेंट वो कैसे बनाएगी, स्पेशल मेजॉरिटी पे बनाएगी। जो आपको फंसाएगा ये यहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा कि अब अगर इतना बड़ा कोई स्टेप लेना है तो यहाँ पे बताए वो भी स्टेट के अंतर्गत लेना है। आप लोगों के माइंड में यही आएगा, नहीं है, हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये जो है संघवाद से रिलेटेड हो, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी और राज्य की परमिशन, तो समथिंग ऐसा कुछ आ सकता है माइंड में। या फिर राज्य की नहीं तो अगर एक ही स्टेट के अंदर बनाना है तो वहाँ पे हो सकता है उस स्टेट की परमिशन, तो ऐसे थॉट्स आ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या याद रखना है, ये सिंपल मेजॉरिटी से होगा, तो ये याद रखना। अब बात करते हैं यहाँ पे गवर्नर के पास में स्पेशल पावर होता है, यहाँ की चीज़ों को कौन सी लॉज लागू होंगी, कौन सी लॉज नहीं लागू होंगी, तो इन सबको लेके गवर्नर के पास में स्पेशल पावर है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज का तो कर लिया, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल यही इतना है। इसमें अगर आप लोगों को कहीं कुछ क्वेश्चन मिलता है, कोई डाउट है, आप लोग उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अब आपका वही काम है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप घटना चक्र उठाओ, या आपके पास में जो भी PYQ UPSC PCS यहाँ के हैं आप उनको सॉल्व करो। डेली का डेली जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है आप उसको वहाँ से PYQ उठाओ, या खुद से ही अपना एक रफ पेन लेके बैठ जाओ, देखो कि मैं मेरे माइंड में क्या क्या चीज़ें गई। अगर नहीं गई हैं अगली टाइम पे फिर से वीडियो देखो, उसका नोट्स बनाओ, और वो नोट्स अभी आपको पता चल रहा होगा ये एक पेज में आ जाएगा। और यही चीज़ अगर देखें कि अदर जगह 2 पन्ने 3 पन्ने मतलब ऐसे, या स्लाइड में देखेंगे बहुत सारी कोचिंग वाले कराए हैं, कम से कम 60 70 80 स्लाइड में जाएगा। तो इसका भी मैं हट जा रहा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, PYQ की प्रैक्टिस करिए, और जो भी क्वेश्चन आप बना पाएँ एक रफ पेन लीजिए, खुद क्वेश्चन बनाइए। जब आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते हैं तो न्यूरॉन्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं। ये किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने के लिए बहुत ईजी होता है कि इससे चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं। तो कुछ भी पढ़ो तो 2 मिनट बैठ के उस पर चिंतन करो कि मैंने अभी तक पढ़ा क्या है, तो इससे चीज़ें आपकी मेमोरी में ज़्यादा टाइम तक रहेंगे। तो ये चीज़ें करो। बाकी हम लोग अगले वीडियो में बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, जो पार्ट 11 में आएगा। तो पार्ट 5 पढ़ा, पार्ट 5 में सेंट्रल, पार्ट 6 में हमने स्टेट को देखा था। अब 5 + 6 कर दोगे 11। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि सरकार का जो तीनों लेवल है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और जो लोकल गवर्नमेंट है, हम लोग वहाँ पे इसको बात कर लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आखिर रिलेशन क्या है सेंट्रल और स्टेट का, तो वहाँ से हम लोग चीज़ें आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।